एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ये उसका थर्ड पार्ट है। द इंटरवार इकोनॉमिक, फर्स्ट वर्ल्ड वार, मेनली जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था वो सिर्फ यूरोप में ही हुआ था, लेकिन उसका असर दुनिया भर में रहा था। लेकिन इसको जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसका इम्पैक्ट जो था दुनिया भर में रहा था, इसको ओवरकम करने के लिए, मतलब इससे फ्री होने के लिए, जो इसके जो इतने खतरनाक इम्पैक्ट पड़े थे, इससे फ्री होने के लिए हमें 3 डिकेड से भी ज़्यादा समय लग गया, मतलब 30 साल से भी ज़्यादा समय लग गया उसको रिकवरी करने में। और इसका इम्पैक्ट पूरी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिकली हुआ था, पॉलिटिकली हुआ था, जो पूरी मतलब एक प्रकार से यूरोप में हुआ था, लेकिन दुनिया भर इसकी चपेट में आ गए थे। वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार दो लोगों के बीच में ही हुआ था। वो कौन कौन से थे? पहले ही साइड में थे ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, और बाद में बाद में यूएस भी इनकी टीम में आ गया था। और सेकंड तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन टर्की। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो अगस्त 2014 में हुई थी। पूरी दुनिया भर की गवर्नमेंट है, बाकी के सारे जो देश हैं, सब लोग सोच रहे थे कि जो वार है लगभग लगभग क्रिसमस तक ख़त्म हो जाएगा। अगस्त में शुरू हुआ है, क्रिसमस तक ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। लेकिन ये 4 साल से भी ज़्यादा समय तक चलता रहा ये युद्ध। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था, ऐसा युद्ध दुनिया में आज तक कभी भी नहीं हुआ था। जितने भी वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन थे, मतलब जितने भी बड़े बड़े देश हैं जिनका इंडस्ट्रियलाइजेशन में नाम आता है, वो सब एक दूसरे की जान के पीछे पड़े थे, जान के दुश्मन बने थे एक दूसरे के। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था वो फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार था। इस वार में मशीन गन का, टैंक का, एयरक्राफ्ट का, क्या केमिकल वेपन का मेसिव स्केल, मतलब भारी स्तर पे यूज़ किया गया था। वो लाखों सैनिकों को, लाखों सिपाहियों को रिक्रूट किया जाता था, और उन्हें शिप और ट्रेन के सहारे ले जाया जाता था जहाँ पर युद्ध हो रहा है। और इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में लगभग लगभग 9 मिलियन लोग, मतलब 90 लाख लोग मारे गए थे, और 20 मिलियन, मतलब 2 करोड़ लोग इंजर्ड हो गए थे। जब वार होता था तो उनको रिक्रूट किया जाता था ज़बरदस्ती आर्मी के सोल्जर्स को, कि भैया लड़ने के लिए, कि भैया तुमको चलना है। अब ऐसे में क्या हुआ कि बाकी वो लोग तो गए युद्ध के लिए, बाकी मर गए। इससे क्या हुआ कि उनकी घर की इकनॉमी पे भी असर पड़ा। इससे क्या हुआ, परिवार के लोग बाग कम हुए, और लोग बाग कम हुए तो उनकी आर्थिक स्थिति पर भी इम्पैक्ट पड़ा था। वार के दौरान इंडस्ट्रीज़ को रिकंस्ट्रक्शन किया गया दोबारा से, क्योंकि वार में जो गोला बारूद, असला गोला बारूद जो ज़रूरत होती थी, उनके लिए ज़रूरत पड़ती थी। अब जो मर्द लोग हैं, जो मेन लोग हैं, वो तो वार में चले गए। अब इससे क्या हुआ, वहाँ की महिलाओं ने घर से बाहर निकलना स्टार्ट करा, कि जिनको जो काम सिर्फ मर्द किया करते थे, क्योंकि अब वो लोग तो लड़ने चले गए। अब महिलाएं कुछ ऐसे जो काम है, घर के काम है, उनको करने के लिए मजबूरन उन्हें बाहर आना पड़ता था, जो सिर्फ पहले मर्द किया करते थे। अब इस वर्ल्ड वार से क्या हुआ, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर है, उनका आपस में इकोनॉमिक कनेक्शन टूट गया था। और ब्रिटेन ने यूएस की बैंक से और यूएस के पीपल से, मतलब यूएस के आम लोगों से पैसा उधार लिया था। मतलब यूएस ने इनको पैसे दिए थे। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि यूएस में जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं और जो उनके सिटीज़न हैं, मतलब बाहर बाहर के देशों की गवर्नमेंट और बाहर के देशों के जो लोग हैं, यूए वो गरीब बन गए थे यूएस के सामने और यूएस की सिटीज़न के सामने। पोस्ट वार रिकवरी, लड़ाई के बाद जो वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद इकोनॉमी को रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले वर्ल्ड लीडिंग मतलब इकोनॉमिक के मामले में सबसे नंबर 1 पर आता था। लेकिन बाद में इसने बहुत ज़्यादा क्राइसिस फेस करे थे। ब्रिटेन जब ये वार में था, तब इंडिया में और जापान में इंडस्ट्री डेवलप कर रही थी, मतलब वो इंडिया और जापान प्रोग्रेस कर रहा था। वार ख़त्म होने के बाद ब्रिटिश को इंडिया मार्केट में दोबारा से अपना दबदबा बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि तब ऑलरेडी इंडिया का मार्केट काफ़ी आगे
निकल चुका था और उसके साथ-साथ जापान भी बहुत आगे निकल चुका था। अब उसको जापान से भी कॉम्पिटिशन करना था। ब्रिटेन ने बहुत सारा वार के दौरान यूएस से कर्ज़ लिया था, जिससे ये हुआ युद्ध ख़त्म होते-होते ब्रिटेन बहुत ज़्यादा कर्ज़दार हो चुका था। जब जितने टाइम तक वार चल रहा था, तो उतने टाइम तक इकोनॉमिक बूम कर रही थी। मतलब जो फैक्ट्री वगैरह में जो आर्मी के लिए कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, जूते की ज़रूरत पड़ती है, जो गोला बारूद है, बंदूकें हैं, कारखाने, मतलब हर सबसे रिलेटेड, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ काम मिलने लगा था। बट जैसे ही वार ख़त्म हुआ, ये जिसका जस्ट उल्टा काम हुआ था। पहले एम्प्लॉयमेंट बढ़ा था, अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। मतलब धीरे-धीरे करके लोग बाग बेरोज़गार होते गए। और अब जैसे ही वार ख़त्म हुआ, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, वार के जो एक्सपेंडिचर उनको कम कर दिया और कई सारे लोग जॉबलेस हो गए। और 1921 तक ऐसा हालात थे, हर 5 में से 1 जो वर्कर है वो बेरोज़गार था। और इस वार के थ्रू एंग्ज़ायटी, अनसर्टेनिटी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लेकर आया था ये वार। वार से एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में भी इम्पैक्ट पड़ा था। एक एग्जांपल दिया है व्हीट प्रोडक्शन का, गेहूँ का। वार से पहले जो ईस्टर्न यूरोपियन है, वो एक बड़ा सप्लायर था पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट में। लेकिन जब वार चल रहा था, तो गेहूँ का मतलब कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी, मतलब ये इन्होंने बोना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि यार, यूरोप में तो वार चल रहा है, हमें कौन गेहूँ देगा? तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने, इन लोगों ने भी अपना गेहूँ उगाना शुरू कर दिया। जब वॉर ख़त्म हुआ, इसके बाद से ईस्टर्न यूरोप ने दोबारा से जब अपना जो गेहूँ है, वो दोबारा से अपनी उनकी जो क्रॉप्स हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं, वो पटरी पे आने लगी। इससे क्या हुआ, गेहूँ की पैदावार बहुत ज़्यादा हो गई, सरप्लस हो गया, गेहूँ की कीमतें गिरने लगी थी और किसानों की इनकम घटने लगी थी और किसान जो है धीरे-धीरे कर्ज़दार बन गए थे। राइज़ ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंज़म्पशन। हमने देखा कि वार से यूएस ने काफ़ी ऑलरेडी रिकवरी कर ली थी और वार हुआ था, उससे यूएस इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट अप मिला था, मतलब वो थोड़ी-सी आगे बढ़ी थी। लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए, छोटे समय के लिए यूएस की इकोनॉमी भी थोड़ी-सी समस्या में आई थी और 1920 तक यूएस ने काफ़ी अच्छी, मतलब अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल में कर लिया था। 1920 के टाइम पे यूएस इकोनॉमिक का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फीचर था, वो था मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन की जो शुरुआत है, वो लेट 19वीं सेंचुरी से स्टार्ट हुई थी और 1920 तक आते-आते ये इसकी सबसे ज़्यादा यूएस की एक विशेषता बन गई थी। कार मैन्युफैक्चरिंग में मास प्रोडक्शन के मामले में जो सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वो थे हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड को ये कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला था? उन्होंने शिकागो के एक स्लॉटर हाउस मतलब होता है जिसको बूचड़ा खाना कहते हैं, जहाँ पे जानवर को मारा जाता है, काटा जाता है। वहाँ से उस कॉन्सेप्ट से उठाकर उन्होंने डेट्रॉइट में एक न्यू कार प्लांट खोला था और उन्होंने ये रियलाइज़ करा था कि असेंबली लाइन से ये थोड़ा-सा फास्टर है और थोड़ा-सा चीपर है व्हीकल के लिए। असेंबली लाइन का बेसिकली वर्क ये होता है कि एक वर्कर पर्टिकुलर किसी एक ही काम को डेडिकेटेडली उसी काम को कर रहा है और ये काम थोड़ा आउटपुट ज़्यादा देता देता था पहले की जो काम करने का तरीका था। ये जो सिस्टम क्रिएट हुआ था, इसमें डिले नहीं कर सकता था वर्कर, ब्रेक नहीं ले सकता था, अपने दोस्त से बातचीत नहीं कर कर सकता था और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि हर 3 मिनट में हेनरी फोर्ड की कार बनकर रेडी हो जाती थी और ये पहले से बहुत ज़्यादा तेज़ था और वर्ल्ड फर्स्ट मास प्रोड्यूसर कार के मामले में जो कार थी सबसे पहली, वो थी फोर्ड की टी मॉडल कार। जो असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट था, पहले तो क्या हुआ, स्टार्टिंग के वर्करों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई और कई सारे वर्करों ने अपनी जॉब भी छोड़ दी और इसके बाद फोर्ड ने जो इनकी सैलरी है जस्ट डबल कर दी, $5 पर डे के हिसाब से। और फोर्ड ने ये जो ट्रेड यूनियन है, मतलब ये जो हर
फैक्ट्री में, हर कंपनी में ये कुछ यूनियन होती है, तो उन ट्रेड यूनियन पर बैन भी लगा दिया था। हेनरी फोर्ड ने जो लेबरों की सैलरी बढ़ाई थी, उसके साथ साथ उसने प्रोडक्शन का काम भी बढ़ा दिया। मतलब यहाँ उसने सैलरी बढ़ाई, वहाँ वहाँ उसने काम बढ़ा दिया। और ये जो डिसीजन था हेनरी फोर्ड का, बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन मानता था वो इस डिसीजन को। मास प्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे अब यूएस में फैल गया था, जो फोर्ड फोर्ड से लोगों ने कॉपी कर लिया था। और 1920 तक आते आते ये यूरोप में भी कॉपी होने लगा था। मास प्रोडक्शन से ये इम्पेक्ट पड़ा कि चीज़ों की जो प्राइसेस हैं वो कम होने लगी। अब जो पहले जो कोई भी चीज़ है पहले 100 बनती थी, अब वो 10,000 बन रही है, तो उनकी कॉस्ट कम हो कम होने लगी थी। अब इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि आम आदमी भी मतलब कार खरीद सकता था। 1919 तक यूएस में 2 मिलियन कारें बनती थीं, और 1929 तक 5 मिलियन कारें बनने लगी। और यही हुआ रेफ्रिजरेटर के साथ, वॉशिंग मशीन के साथ, रेडियो के साथ। और इनको हायर परचेज पे लोग बाग खरीदने लगे। हायर परचेज का मतलब होता है कि ईएमआई, या तो उनने साप्ताहिक ईएमआई मतलब वीकली इंस्टॉलमेंट बनवा ली, या अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट बनवा ली। अब क्या हुआ, अब लोगों ने अपने घर भी खरीदना स्टार्ट कर दिए, और घर को भी इसी प्रकार से खरीदने लगे इंस्टॉलमेंट पे, ईएमआई के थ्रू। अब जब घर घर खरीदते थे लोग बाग, तो वहाँ घर के लिए भी रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, जो घर का फर्नीचर है उसकी भी ज़रूरत पड़ती थी। अब मास प्रोडक्शन से ये इम्पेक्ट पड़ा कि भैया मतलब ये जगह खाली पड़ी है, धीरे धीरे यहाँ यहाँ पे भी घर बनने स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पे घर बनेंगे तो लोग बाग, जो वर्करों को काम मिल जाएगा, जो लेबर लोग हैं डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो घर वर बनाते हैं, उनको काम मिल जाएगा। अब यहाँ किराना की दुकान खुलेगी तो उनको काम मिल जाएगा। स- सड़क बनेगी, और जो घर के लिए घर बनवाएंगे वो अपने लिए वॉशिंग मशीन भी लेंगे, फ्रीज़र भी लेंगे, सोफ़ा भी लेंगे। हाँ, तो अब ये जो फैक्ट्री का काम है, मतलब सोफ़े का काम है, वॉशिंग मशीन का काम है, फैक्ट्रियों का काम है, इनको तो इनको भी काम मिल जाएगा। अभी कहेंगे यार नहीं, अब डिमांड ज़्यादा हो गई है रेफ्रिजरेटर की, हम एक और फैक्ट्री खोलेंगे। अब एक एक फैक्ट्री और खोलेंगे तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ से शुरुआत हुई थी यूएस में, जो उनकी इकोनॉमिक पावर हुई थी, इकोनॉमिकली पावरफुल बने थे। 1923 तक आते आते यूएस बहुत इकोनॉमिकली काफ़ी पावरफुल बन गया था। अब वो इतना पावरफुल बन गया था कि वो बाकी दूसरे देशों को लोन वगैरह, उधार वगैरह भी देने लगता था। उसने यूरोपियन कंट्री की भी काफ़ी हेल्प की। और ये मतलब नेक्स्ट अगले 6 साल में काफ़ी उसने अपनी इकोनॉमिकली काफ़ी ग्रोथ कर ली थी। लेकिन 1929 में पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस देखे थे, जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। मतलब ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। ग्रेट डिप्रेशन ग्रेट डिप्रेशन की जो शुरुआत है, मतलब महामंदी 1929 में हुई थी, और ये कब तक रही थी, टिल मिड मिड 1930 का मतलब होता है उन लगभग लगभग 1935 तक इसका जो असर असर रहा था। इसमें क्या क्या हुआ था, जो प्रोडक्शन का डिक्लाइन हुआ था, जो सामान वगैरह बनते थे, एम्प्लॉयमेंट कम हुआ था, इनकम कम हुई थी, और इसका असर लगभग लगभग पूरी दुनिया भर में रहा था। लेकिन जनरली जो इसका इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा जो ख़राब पड़ा था, वो जो कृषि विभाग है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर के लोग हैं, जो एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, उन पर ज़्यादा असर पड़ा था। क्योंकि एग्रीकल्चर के प्राइजेस बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, और ये लंबे समय तक कम ही रहे थे। इ इस डिप्रेशन के बहुत सारे कारण थे। पहला तो ये था कि वर्ल्ड वार के बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे वो प्रॉब्लम कर रहे थे। दूसरा, एग्रीकल्चर के मामले में जो ओवर प्रोडक्शन है उसने ज़्यादा प्रॉब्लम दी थी, क्योंकि प्राइजेस जो हैं एग्रीकल्चर के वो बहुत ज़्यादा गिरने लगे थे। किसानों की आमदनी कम हुई थी, और अब किसानों ने क्या कहा कि हम और प्रोडक्शन बनाएंगे, मतलब अब अपनी जो इनकम को बैलेंस करने के लिए और ज़्यादा हम जो अपना प्रोडक्शन करेंगे, कम से कम मेंटेन तो हो। इससे क्या हुआ कि जो प्राइसेस हैं, जो एग्रीकल्चर
प्रोडक्ट हैं उनकी कीमतें और गिरने लगीं और रखे रखे किसानों का सामान सड़ने लगा। सेकंड पॉइंट ये है कि 1920 तक कई सारे देशों ने यूएस से लोन लिया था। उन्होंने कहा था कि यार अपनी ये समस्याएं, रोड बनवानी है, बिल्डिंग बनवानी है, यूएस से लोन ले लो। तब तक ये बहुत आसान था यूएस से लोन लेना। लेकिन बाद में ये मतलब जब उनने फेस करी पहली बार प्रॉब्लम, तो उन्हें काफ़ी दिक्कत आई। 1928 तक ये ऐसी कंडीशन थी यूएस में कि यूएस ने दुनिया भर को जो लोन दिया था बाकी के देशों को, वो लगभग लगभग $1 बिलियन का लोन दिया था। और साल भर के अंदर उसने साल भर बाद उसका एक चौथाई हो गया था। जो देश यूएस के लोन लोन पर डिपेंड थे उन पर और ज़्यादा क्राइसिस आए थे। यूएस में जो क्राइसिस आए थे उसने दुनिया भर को इम्पेक्ट करा था, लेकिन हर देश में अलग अलग इसका प्रभाव था। यूरोप के कई सारे बैंक हैं जो पूरे बैंकों पर भी कई 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 ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। और कई देशों की करेंसी जो है वो बहुत कम हो गई थी, यहाँ तक कि जो ब्रिटिश का पाउंड भी मतलब उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा था। मतलब इतना यूएसए उस टाइम पर भी बहुत पावरफुल था 1930 के टाइम पर, और आज भी यूएस काफ़ी पावरफुल है। लेटिन अमेरिका में जो एग्रीकल्चर हैं, जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं, उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। और यूएसए ने इस इकोनॉमिक क्राइसिस को मतलब निपटने के लिए उन्होंने जो अपनी इम्पोर्ट ड्यूटी उसको डबल कर दिया था। अब इससे क्या हुआ, और ज़्यादा स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस डिप्रेशन से सबसे ज़्यादा जो इम्पेक्ट है वो यूएस को ही पड़ा था। प्राइसें, चीज़ों की जो कीमतें हैं धीरे धीरे गिरने लगी थी। और यूएस की बैंकों ने लोन देना बंद कर दिया था और अपने लोन के पैसे जो हैं वो उसको वापस लेना स्टार्ट कर दिया था। किसानों पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा, कई घर बर्बाद हुए, बिजनेस बंद हुए और लोगों की सैलरी कम हुई। जो भी व्यक्ति अपने लोन का पैसा नहीं दे पाते थे तो उनको ज़ब्त कर लिया जाता था, उनकी घरों को, उनको कारों को और अदर जो भी चीज़ें हैं। और 1920 तक जो भी व्यक्ति, जो भी बिजनेसमैन प्रॉस्पेरस दिख रहे थे, उसके बाद वो एक टाइम के बाद वो भी मतलब कंगाल हो गए थे सीधे सीधा। अनएम्प्लॉयमेंट की दरें जो हैं धीरे धीरे यूएस में भी बढ़ने लगी थी। और लोग बाग काम के लिए मतलब दूर दूर जगहों पर जाना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। और यूएस का जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी कोलैप्स हो गया था, एक तरीके से पूरा ख़त्म हो गया था। और यूएस जो अपने लोन के पैसे कलेक्ट नहीं कर पा रही थी, जो डिपॉजिटर थे जिन्होंने पैसे यूएस की बैंकों में डिपॉजिट कर रखे थे उनको पे नहीं कर पा रही थी। इससे क्या हुआ, हज़ारों बैंकें बैंकरप्ट हो गई। और एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, 1933 तक लगभग 4,000 बैंक बंद हुई थी। और 1929 से 1932 तक 1,10,000 जो कंपनी है, जो छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं बिजनेसमैन है, 1,10,000 कंपनियां बंद हो गई थी। 1929 में जो 1929 में जो आर्थिक मंदी आई थी, अब वो 1935 तक कई सारे देश जो हैं वो इस मंदी से उभरने लगे थे। मतलब कई सारे देश की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो पटरी पर आने लगी थी। लेकिन जो ग्रेट डिप्रेशन था, जो सामाजिक, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल रिलेशन में और लोगों के दिमाग में, वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला था। इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन, जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, जो आर्थिक मंदी आई थी, उस पर इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था। उससे पहले हम ये देखते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक कितनी ज़्यादा 20वीं सेंचुरी में ग्लोबल इकोनॉमिक मतलब इस्टेब्लिश हो चुकी थी। एक देश दूसरे देश से कनेक्ट था, दूसरा तीसरे से कनेक्ट था। इस प्रकार पूरी दुनिया में हर देश किसी ना किसी प्रकार से कनेक्ट था। मतलब दुनिया के एक हिस्से में ये क्राइसिस आ जाने से पूरी दुनिया भर में इम्पैक्ट पड़ा था। इकोनॉमिकल क्राइसिस अफेक्टिव सोशल वर्ल्ड वाइड, मतलब दुनिया के सिर्फ यूएस में क्राइसिस आए थे, जो उसका असर था दुनिया के कई सारे हिस्सों में रहा था। जैसे कि हम देख चुके हैं, इंडिया में जब कॉलोनियल शासन था, मतलब ब्रिटिश का शासन था, उस टाइम पे एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था और मैन्युफैक्चर गुड्स का ब्रिटेन से या बाकी देशों से, फ्रांस से इंपोर्ट होता था। और जब ये डिप्रेशन आया था, जब ये आर्थिक मंदी आई थी, तो इसका इम्पैक्ट जो है इंडिया पर भी पड़ा था। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, इंडिया का इम्पोर्ट है, इस पर बहुत ज़्यादा
प्रभाव पड़ा था 1928 से 1934 34 के बीच में। जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइजेस कम हुए थे तो इसका असर इंडिया पर भी पड़ा था। और 1928 से 1934 के बीच में गेहूं का जो प्राइस है लगभग 50% घटकर 50% हो गया था। महामंदी के दौरान सबसे ज़्यादा जो असर है वो गांव वालों पर पड़ा था। जो शहरी लोग थे उन पर तो पड़ा ही था, लेकिन गांव वालों पर ज़्यादा पड़ा था, क्योंकि जो किसान किसान खेती बाड़ी करते थे और उनके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा गिर गई थी। और ऊपर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स के लिए वो कहा था कि भैया टैक्स फिर भी तुम्हें देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे खेती में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, टैक्स तुम्हें फिर देना पड़ेगा। तो ये जो वर्ल्ड वाइड मार्केट है, इसका जो बहुत ज़्यादा वर्स्ट इम्पैक्ट जो पड़ा था वो किसानों पर ही पड़ा था। डिप्रेशन का एक एग्जांपल दिया हुआ है, जो बंगाल के जूट प्रोड्यूसर हैं, जो जूट वगैरह उगाते हैं, उनका एग्जांपल दिया हुआ है। जो रॉ जूट होती है जो प्रोड्यूस करते हैं फैक्ट्री में गन्नी बैग बनाने के लिए। गन्नी बैग मतलब होता है जो जिनमें चावल या बोरे, बोरी या बोरी में जो चावल आते हैं, गेहूँ आते हैं जिन बोरों या बोरी में, उनको बनाने के लिए वो जूट का। लेकिन जब समस्या ही, जब पूरा कोलैप्स ही हो गया मार्केट, तो बोरा बोरी कहाँ से आएंगे। तो इनकी जूट की कीमतें वो 60% कम हो गई थी। और इन्होंने क्या करा था, लोन लेकर इन्होंने जो अपना जो काम करते थे, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा बोरे वगैरह, बोरी वगैरह बना लिए थे। लेकिन जब मार्केट पूरा ही क्लैश हो गया था, पूरा ख़राब हो गया था, तो इनके रखे के रखे रह गए, तो ये और ज़्यादा डेप्ट में चले गए थे, लो उधार में। जो इसके जो बंगाल के जो प्रोड्यूसर हैं, जो एक लोन है, तो उन्होंने अपना एक छोटा सा लेख लेकर लिखा था कविता के रूप में। ये रहा। इंडिया के जो किसान हैं वो और ज़्यादा कर्ज़दार बनते जा रहे थे। उनकी जो सेविंग्स हैं वो सारे खर्च खर्च हो गई थी। उन्हें अपने खर्चा चलाने के लिए घर का जो प्रीशियस मेटल है, ज़ेवर वगैरह हैं, उनको भी बेचना पड़ा था। और डिप्रेशन ईयर में इंडिया बिकम एक्सपोर्टर ऑफ प्रीशियस मेटल और गोल्ड। मतलब डिप्रेशन के टाइम पे इंडिया एक्सपोर्टर बन गया था गोल्ड का। और एक फेमस इकोनॉमिस्ट हैं जॉन केन्स, उनका मानना था इंडिया का जो गोल्ड है उसने काफ़ी मदद की है ग्लोबल इकोनॉमी को रिकवर करने में। मतलब इंडिया के गोल्ड ने बहुत हेल्प की थी। और ब्रिटेन की इससे काफ़ी ज़्यादा मदद तो हुई थी, लेकिन इंडिया के जो किसान हैं, मतलब ब्रिटेन की हेल्प हुई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, लेकिन इंडिया के किसान की कोई मदद नहीं हुई थी। और तभी की बात है, तब महात्मा गांधी ने अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो मूवमेंट है उसको स्टार्ट करा था, लॉन्च करा था। जो डिप्रेशन आए थे, महामंदी थी, उसका जो असर है इंडिया के शहरों पर, मतलब जो शहरी इलाके हैं उन पर थोड़ा कम पड़ा था, गाँव पे थोड़ा ज़्यादा पड़ा था। अब शहर में कम क्यों पड़ा था, वैसे इसलिए पड़ा था क्योंकि कई लोगों की शहर में फ़िक्स इनकम थी। जैसे कि किसी की ज़मीन है तो वो अपनी ज़मीन किराए पर दे देता था, तो उसको एक फ़िक्स्ड सैलरी मिल जाया करती थी। और बहुत सारे जो एम्प्लॉय थे वो अपनी फ़िक्स सैलरी पर काम किया किया करते थे। इस प्रकार से उनकी जो जीवन शैली कुछ हद तक ठीक थी। और जो नेशनलिस्ट लोग थे उन्होंने गवर्नमेंट को ये फोर्स करा था कि भैया जो इंडस्ट्रीज़ है उनको प्रोटेक्शन दें। और इनके ऐसा होने पर जो इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा बड़ा भी था। रीबिल्ट अ वर्ल्ड इकोनॉमिक द पोस्ट वार एरा। अब मतलब जो वार हुआ था, अब उसके बाद जो इकोनॉमिक दोबारा से रीबिल्ड हुई थी, उसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसे ही ख़त्म हुआ था उसके 2 दशक बाद, मतलब उसके 20 साल बाद सेकंड वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हो गया। और ये जो वार है, ये दो टीम, मतलब पहली टीम में था जर्मनी, जापान और इटली, और सेकंड तरफ थे ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत यूनियन, मतलब रशिया और यूएस। और ये जो वार है, सेकंड वर्ल्ड वार भी लगभग 6 साल तक चला था। और ये भी पूरे तरीके से, मतलब इसमें भी आर्मी का, नेवी का और एयरफोर्स का सबका यूज़ हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। लगभग 60 मिलियन लोग मारे गए थे। 60 मिलियन का मतलब होता है लगभग लगभग 6 करोड़ लोग मारे मारे गए थे, जो कि 1939 से कंपेयर करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड का पॉपुलेशन का 3% था। और लाखों लोग, करोड़ों लोग इसमें भी घायल भी हुए थे।
नॉर्मली क्या होता है कि जब युद्ध होता है तो सिपाही मतलब सिपाही ज़्यादातर सिपाही मारे जाते हैं अगर आम लोगों से कंपेयर करें, लेकिन यहाँ उल्टा था। यहाँ पर आम लोग ज़्यादा मारे मारे गए थे। जितने सिपाही मरे थे उनसे ज़्यादा तो आम लोग मारे गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक देश दूसरे देश पे अंधाधुंध बमबारी कर रहा था। मतलब कहीं पर भी गोला बारूद बम फेंक दिया जिससे कि आम लोगों की भी मौत हुई थी। जो कि मतलब यूरोप का बहुत सारा एरिया और एशिया का बहुत सारा एरिया ऐसा था जहाँ पर आम लोगों पर भी अंधाधुंध बमबारी की गई थी। और ये जो वार हुआ था मतलब इससे इकोनॉमिक डिवास्टेशन और सोशल डिसरप्शन पैदा हुआ था। मतलब वापस अब पुरानी पटरी पर आना, मतलब वापस अपने पुराने ट्रैक पर आना बहुत ही लंबा दिख रहा था और बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा था। वर्ल्ड वार के बाद 2 शक्तियाँ सामने आईं। पहला तो ये थी कि यूएस जो कि इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और मिलिट्री में सारे सारी जगहों में वेस्टर्न में वो बहुत ही पावरफुल था। और दूसरा था रशिया, सोवियत यूनियन। और यहाँ तक कि सोवियत यूनियन के जो लोग थे उन्होंने काफ़ी सैक्रिफाइस करा नाज़ी जर्मनी को हराने के लिए। और और उसने अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म भी करा एक बैकवर्ड बैकवर्ड एग्रीकल्चर कंट्री से एक कैपिटलिस्ट पावरफुल कंट्री, जो वो भी तब जब पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन में थी, मतलब आर्थिक मंदी से जूझ रही थी। तब उसने रशिया ने अपने आप को एक बैकवर्ड कंट्री से पावरफुल कंट्री में अपने आप को कन्वर्ट करा। पोस्ट वार सेटलमेंट एंड द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। जो वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू हुए थे उनके बीच के दौरान जो इकोनॉमिस्ट लोग हैं उन्होंने थोड़ी रिसर्च करी, इस स्टडी करी। उसमें उन्होंने ये पाया कि मास प्रोडक्शन से, मतलब जो हमारा इंडस्ट्रियल है, इकोनॉमी है, प्रोडक्शन से अब मास प्रोडक्शन अगर अपन करते हैं तो उसके लिए मास कंजम्पशन भी होना चाहिए। मतलब कोई चीज़ अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं भारी मात्रा में, अब उसको यूज़ करने वाले व्यक्ति भी तो हों। अगर यूज़ करने वाले व्यक्ति कब होंगे? जब उनकी हाई और स्टेबल इनकम होगी। मतलब अगर व्यक्ति की जैसे अभी गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में एसी बना दी खूब सारी, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़। अब खरीदने वाले व्यक्ति भी तो चाहिए जिसकी इनकम स्टेबल होगी, जिसकी आमदनी में स्टेबिलिटी होगी, वही खरीद पाएगा। और स्टेबल इनकम कब होगी? जब एम्प्लॉयमेंट स्टेबल होगी, तभी उसकी इनकम स्टेबल होगी। लेकिन मार्केट इसकी गारंटी नहीं दे सकता फुल एम्प्लॉयमेंट की। इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए एम्प्लॉयमेंट को लेकर और उसकी स्टेबिलिटी। मतलब बिना गवर्नमेंट के ये पॉसिबल नहीं है कि मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाए। मतलब आम आदमी चाहेगा, उसके चाहने से स्टेबिलिटी नहीं आ जाएगी जब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय इस पर कोई ठोस कदम ना उठाए। और सेकंड पॉइंट ये है, इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, मतलब एक देश दूसरे देश से डायरेक्ट कनेक्ट हो, मतलब एक प्रकार से दुनिया इंटरकनेक्ट हो। और द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब पूरी एम्प्लॉयमेंट तभी आ पाएगी तब जब तक गवर्नमेंट के पास पावर ना हो इस चीज़ की, गुड्स कंट्रोल करने की, कैपिटल और लेबर इसका कंट्रोल फ्लो करने की। जिस टाइम गवर्नमेंट के पास मतलब इतनी क्षमता हो जाएगी, इतनी पावर हो जाएगी, इसको कंट्रोल कर पाए, तब इजीली फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर लेंगे। वार के बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे यूएसए में। ब्रेटन वुड्स हेमिस्फेयर नाम की जगह में यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी और फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी 1944 में, ताकि पूरी दुनिया भर में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए और जो मतलब पहले जैसी कंडीशन थी, इजीली हर चीज़ हो पाए। ब्रिटेन वुड्स के जितने भी कंट्री मेंबर थे उनके लिए, मतलब उनको किसी प्रकार की फाइनेंशियल दिक्कत ना हो, इसके लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की भी स्थापना की गई। और साथ ही साथ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आमतौर पर वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी सेटअप किया गया। और इन दोनों को, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना दोनों एक ही साथ हुई थी, इसीलिए इन्हें ट्विंस भी कहा जाता है।
और ये जो पूरा सिनेरियो हुआ था वर्ल्ड वार के बाद, जो इकोनॉमिक सिस्टम में स्टेबिलिटी आए, मतलब पूरी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक कंडीशन सुधरे, इसको ब्रिटेन वुड सिस्टम भी कहते हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इन दोनों ने ऑफिशियली काम करना स्टार्ट 1947 में स्टार्ट कर दिया था। और इनकी डिसीजन मेकिंग की पावर, मतलब इसके कंट्रोल किसके हाथ में था? जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर थी, मतलब इनकी इसके पास था। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यूएस के पास थी। यूएस के पास वीटो पावर थी आईएमएफ की और वर्ल्ड बैंक की, मतलब ये किसी भी प्रकार से डिसीजन ले सकते हैं यूएस। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की स्थापना इसीलिए की गई थी ताकि जो पैसे का लिंक है उसको आपस में कनेक्ट कर पाएँ। मतलब जो फिक्स्ड एक्सचेंज है, मतलब जैसे आज हम देखते हैं कि $1 के बराबर 80 रुपये, तो ये निर्धारित कौन करता है? और जैसे एक कुवैत का सबसे महंगा है, कुवैत का 1 दिनार इंडिया की करेंसी के हिसाब से 270 रुपये, तो ये निर्धारित कौन करता है? तो वो यही सब है। तो जिनकी नेशनल करेंसी का जो एक्सचेंज है, ये डिसाइड करती हैं कि कितने डॉलर में कितने रुपए मिलेंगे। और इसी प्रकार से गोल्ड का भी फिक्स रहता है कि कितने डॉलर में कितना गोल्ड रहेगा। ब्रिटेन वुड्स की जो स्थापना की थी, जो सोचकर ब्रिटेन वुड्स की स्थापना की थी, वो मतलब अपने खरा उतरा था। जो वेस्टर्न इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब जैसे यूएस हो गया, मैक्सिको हो गया, मतलब ये सब वेस्ट की जो कंट्री हैं, और जापान है, मतलब ये पूरे ग्रोथ में थे, सही जा रहे थे। और 1950 और 1970 के बीच में वर्ल्ड ट्रेड ने लगभग 8% ग्रोथ की थी। और इनकम जो है 5% बढ़ी थी। मतलब जैसा सोचकर जिस इसकी स्थापना की थी, मतलब विश्व में पूरा फ़ायदा ही हुआ था। ग्रोथ वॉज ऑल्सो मोस्ट स्टेबल, मतलब जो ग्रोथ है स्टेबल रही थी, ऐसे बहुत कम ही फ्लक्चुएट हुई थी। मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे हो रहा है, कभी लॉस हो रहा है, कभी प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हुआ था और एक टाइम के बाद स्टेबल हो गया था कि मतलब प्रॉफिट ही हो रहा है यार। और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो मतलब 5% से भी कम था, अगर एवरेज देखा जाए वर्ल्ड वाइड। 1950 और 1970 तक का जो दशक था, इसमें टेक्नोलॉजी ने भी अपने कदम रख लिए थे और वर्ल्ड वाइड स्पीड में फैल रही थी। मतलब कोई मशीन आ गई, किसी एक देश में आ गई, वहाँ पॉपुलर हो गई, तो फिर वो दुनिया भर में यूज़ होती थी। और इसी प्रकार से जो डेवलपिंग कंट्री, मतलब जो जिनकी प्रोग्रेस अभी चल रही है, वो जो ऑलरेडी डेवलप्ड थी उस टाइम पे, इंडस्ट्रियल एडवांस कंट्री, तो उनकी बराबरी करने के लिए होड़ होड़ में लगी हुई थी। मतलब वो लोग भी मेहनत कर रही थी कि यार हम भी अब डेवलप्ड कंट्री में हमारा नाम आए। और इसीलिए ये जो सारे के सारे देश हैं, मतलब इंडस्ट्रियल प्लांट और इक्विपमेंट्स की जो जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं, उन पर इन्वेस्ट कर रही थी और अपने देशों में ला रही थी। डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस, सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद भी लगभग लगभग वर्ल्ड के कई सारे देश हैं, कई वर्ल्ड का कई सारा एरिया जो यूरोपियन कॉलोनियल पावर, मतलब यूरोप के अंडर में था। मतलब जैसे इंडिया में भी उस टाइम पे जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार, तब उस टाइम पर अंग्रेज़ों की सरकार थी इंडिया में भी। और ऐसे ऐसा चलता रहा था लगभग 2 डिकेड्स, मतलब 20 साल तक ऐसा चलता रहा था। एशिया और अफ्रीका में अभी भी यूरोपियन पावर का यूरोपियन पावर ने कंट्रोल करके रखा था। उसके बाद लगभग लगभग कई सारे देश आज़ाद हो गए थे, लेकिन अभी भी उनमें जो पॉवर्टी थी, लेक ऑफ रिसोर्सेज थे, मतलब जो अर्थव्यवस्था थी और सोसाइटी थी, वो भी अभी ठीक नहीं थी, क्योंकि पूरा कंट्रोल उन्हीं के पास था। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को डिज़ाइन इसीलिए किया गया था कि वो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़, मतलब जो ऑलरेडी बड़े बड़े देश हैं, जहाँ पे मतलब इकोनॉमिक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, उनको मदद की जाए। मतलब जो गरीब देश हैं उन पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। यूरोप और जापान ने अपने आप को मतलब रीबिल्ड, अपने आप को इकोनॉमिकली कुछ टाइम के बाद संभाल लिया था, तो इसीलिए यूरोप और जापान आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पर डिपेंड नहीं था। लेकिन 1950 के बाद ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन ने भी अपना जो ध्यान है वो डेवलपिंग कंट्री पर देना स्टार्ट कर दिया था। डेवलपिंग कंट्री मतलब जो अभी भी अब डेवलपिंग की प्रोग्रेस पर हैं। अब ये जो वर्ल्ड बैंक वगैरह बने थे, और ये जो मतलब
पूरे दुनिया भर की इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए बने थे। अब समस्या ये थी कि जो भी देश हैं, मतलब अगर उन्हें अपने देश के लिए पैसा वैसा चाहिए, कुछ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, किसी को रोड बनवानी, किसी को कुछ करना है, कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना है, उनको दोबारा से उन्हीं के पास जाना पड़ता था जिन्होंने उन पर कई कई सालों तक जुल्म करा है, उन पर गुलाम बनाया है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया को कुछ चाहिए, वो या तो वो यूएस, मतलब वेस्टर्न कंट्री के पास जाना पड़ता था जिन्होंने ऑलरेडी गुलाम बनाया है। और ऐसा कई सालों तक चलता रहा था। मतलब भले आज़ाद हो गए थे, और कई सालों तक इनडायरेक्टली वेस्टर्न कंट्री ने कई देशों को ह्यूमिलेट किया, परेशान किया। और ऐसे एक एग्जांपल दिए, यूएस ने भी कई सालों तक जो जो छोटे छोटे देश हैं उनको एक्सप्लॉइट करा, उनको परेशान करा एक प्रकार से। 1950 और 1960 के टाइम पे जो वेस्टर्न कंट्री, जो यूरोपियन कंट्री हैं, यूएसए, इन्होंने जिस तेज़ी से ये ग्रोथ कर रहे थे, मतलब प्रॉस्पेरस हो रहे थे, उससे डेवलपिंग कंट्री को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब जो देश डेवलप होना चाह रहे थे उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ वेस्टर्न कंट्री के प्रोग्रेस से। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने G77, मतलब ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज़ की स्थापना की, जिसको नाम दिया न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, NIEO। इसका मुद्दा यही था कि भैया हमें नेचुरल रिसोर्स पे भी रियल कंट्रोल मिले, हमारे भी कुछ अधिकार हों, हमारे जो रॉ मटेरियल है उनका ईमानदारी भरा प्राइस मिले, जो सही कीमत है हमें वो मिलनी चाहिए। और जो डेवलप्ड कंट्री हों उन पर एक्सेस मिलना चाहिए, जो हम अपना कोई सामान बनाते हैं वहाँ पर सेल करने के लिए, वहाँ पर मार्केट करने के लिए। एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, उसके कुछ टाइम के बाद, जो मतलब जितनी मेहनत की थी, जो संस्थाएं बनाती ग्लोबल इकोनॉमिक के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन बाद में क्या हुआ कि अनस्टेबल हो गई, सब काम नहीं कर रहा था। 1960 के टाइम पे जब प्राइसें बढ़ी थी, तो यूएस की जो पावर है धीरे धीरे कम होने लगी थी, और यूएस का जो डॉलर है वर्ल्ड वाइड अपनी पावर खोता जा रहा था। और अब जो है यूएस सोने सोने जितना, मतलब वैल्यूएबल नहीं था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है वो अपने आप कोलैप्स कर गया, और नया सिस्टम आया जिसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। मतलब जिसमें कीमतें ऊपर नीचे अपने आप होती रहती हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या था कि गवर्नमेंट को आकर पर्टिकुलर इंटरफेयर करना पड़ता था, और फ्लोटिंग में ऐसा होता है कि मार्केट में अपने आप उतार चढ़ाव होता रहता है। 1970 के दशक में जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है, उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ में कुछ चेंज करे, उन्होंने कुछ बदलाव किए। अब तक ऐसा था, जो डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्री से, मतलब जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उनसे लोन ले सकती थी अपने देश में सुधार करने के लिए। लेकिन बाद में वो लोन के लिए फ़ोर्स करने लगी थी, जिससे क्या हुआ, जो डेवलपिंग कंट्री है उनकी जो आय है वो कम होने लगी, और जिससे पॉवर्टी बढ़ी थी। और ऐसी समस्या अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में देखी गई थी। जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है वो अब अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ने लगा था 1970 के टाइम पे, और 1990 तक आते आते इसी कंडीशन बहुत बड़े स्तर पर हो गई थी। और तभी लेट 1970 तक जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो लो वेजेस एशियन कंट्री में, मतलब जहाँ पे कम से कम रुपए में काम करने वाले व्यक्ति मिल जाए, लो वेज एशियन कंट्री की तरफ शिफ्ट करने लगी थी। 1949 रिवॉल्यूशन के बाद चाइना ने अपने आप को वर्ल्ड इकोनॉमिक से थोड़ा सा अलग ही कर लिया था। लेकिन चाइना की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, और जो सोवियत संघ कोलैप्स हो गया था, बिखर गया था, और जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री हैं उन्होंने दोबारा से बैक इनटू करा, मतलब दोबारा से इसका पार्ट बने थे वर्ल्ड इकोनॉमिक का। नॉर्मली देखा जाए चाइना में सैलरी वो थोड़ी सी कम है, इसीलिए
बड़ी बड़ी नेशनल कंपनियां जो है कंपटीशन कम करने के लिए वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। मतलब कोई सामान किसी को बनाना है, अगर वो फ्रांसी कंपनी, यूएस की कंपनी अगर वो वहीं बनाएगी तो वो उसको वहाँ के हिसाब से सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये सोचकर चाइना में कम सैलरी, तो मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो अपना जो सामान है, प्रोडक्ट वगैरह चाइना से ही बनवाती हैं। क्या आपने कभी नोटिस करा है कि टीवी, जैसे मोबाइल फ़ोन और जो खिलौने वगैरह हैं वो ज़्यादातर चाइना से ही बनती हैं? उसी का रिज़ल्ट है कि चाइना में बहुत ही लो वेजेस है। मल्टीनेशनल कंपनी का जो लो कंट्री वेजेस है, जहाँ पे जिन जिन देशों में कम सैलरी मिलती है वहाँ पर जाना, वहाँ जाकर इन्वेस्टमेंट करना, वहाँ जाकर बिजनेस करना, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाना, इस सिस्टम ने पूरी दुनिया की इकोनॉमिक को ही चेंज कर दिया। लास्ट 2 डिकेड, पिछले 20 सालों में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक है वो काफ़ी चेंज हो गई, जिसमें इंडिया, चाइना और ब्राज़ील का बहुत कंट्रीब्यूशन है। मतलब इन्होंने पूरी इकोनॉमिक दुनिया की जो इकोनॉमिक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक है, उसको पूरा चेंज ही कर दिया। अभी चैप्टर कंप्लीट होता है।